जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार अथवा तो मूल अधिकार अथवा तो फंडामेंटल राइट्स। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ ये चीज़ें पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा से सजग होंगे, जागरूक होंगे, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होंगी। अधिकारों की बात आज हम करेंगे कि कौन कौन से आपके अधिकार हैं और इनका संरक्षण कैसे किया जाता है, कौन इनकी जो सीमा है उसको कभी कभी प्रतिबंधित करती है अथवा तो कुछ अधिकारों को कौन हटा सकती है, कौन इसे विस्तारित कर सकती है। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है और क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलिक अधिकार क्या है और क्यों है। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी यहाँ पे, तब भारतीयों के जो अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे, या उसके पहले अगर हम बात करें तो बताया गया है कि मानव मात्र के लिए जो अधिकार हैं वो क्या है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मानव मात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जिंदा ही नहीं रहेगा इंसान तो और क्या अधिकार लेके करेगा। तो जीवन का अधिकार सबसे पहला जो है अधिकार जरूरी माना गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि अगर वो जीवित रहेगा तो जीवन जीने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी अथवा तो आवास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए व्यक्ति को अधिकारों की मांग हमेशा से की गई है, और इसी मांग की वजह से आज ढेर सारे अधिकार हमारे पास हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल तो मानवाधिकार की बात की गई है। जो मौलिक अधिकार हैं उनसे इतर अगर ज़रूरत पड़ती है, समय समय पे जो है मांग होती रहती है। और अब तो मानवाधिकार की जो मानवाधिकार आयोग है उसकी वजह से ढेर सारे अधिकार हैं हमारे। पहले कुछ चीज़ें सीमित थी, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार, उससे इतर भी हमारे पास ढेर सारे अधिकार हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमारे पास संविधान है। संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से आंका था कि हाँ, कैसे पिछले के जो लोग थे पहले के, उनके अधिकारों का कैसे हनन हुआ, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान में ढेर सारे अधिकार शामिल किए गए। अच्छा, अधिकार क्यों ज़रूरी है? तो भैया, अगर आप कल्पना करिए कि आपको स्कूल ना जाने दिया जाए, स्कूल ना जाने दिया जाए अथवा तो शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका विकास कितना होगा, आपका विकास कितना होगा। अथवा तो आपको रोजगार का जो अधिकार है, अगर उससे आपको वंचित कर दिया जाए कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। ये पढ़ने लिखने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा। अथवा तो अगर आपसे कहा जाए कि आप कहीं भी खड़े होकर बोल नहीं सकते हैं, आप अपनी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आपसे छीन ली जाए और कहा जाए आपसे कि आप उतना ही बोलेंगे जितना हम कहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक अथवा तो आध्यात्मिक जो गुण हैं उनका विकास करने के लिए हमको मौलिक अधिकार की आवश्यकता पड़ी। और इसी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि समाज में बहुत सारा सुधार हुआ है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है वर्तमान समय में। क्यों ऐसा हो पाया है? क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास इतनी ढेर सारी स्वतंत्रता है, इतनी सारी जो है हमारे अधिकार हैं कि हम अपना विकास कर सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। इस वजह से मौलिक अधिकार की ज़रूरत हमको पड़ी। तो संविधान निर्माताओं ने जो हमें वर्तमान समय में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये किसकी देन है? तो संविधान की देन है। संविधान में ये सारे प्रावधान किए गए हैं, इस वजह से वो हमें मिल पाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, अथवा तो स्वच्छ हवा पानी का जो है अधिकार उससे आपसे छीन लिया जाता है।
और कह सकते हैं कि जो विद्यालय है अथवा तो विश्वविद्यालय है वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तब उसके लिए बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अथवा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे जीवन में क्या उपयोग है और उससे हमें क्या क्या लाभ है और कब उसका हनन होने पर हम उसके संरक्षण के लिए कहाँ जा सकते हैं और इन अधिकारों के लिए नियम कानून कौन और बना सकता है, उसमें इंक्रीज कर सकता है कुछ प्रावधानों को अथवा तो कुछ चीज़ों को कम कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार अथवा तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है भारत में, भारत के संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे कि अमेरिका से। कहाँ से शामिल किया गया है भैया? अमेरिका से। और किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आप बताएंगे कि भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा अगर आपसे कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल की बात अगर की जाएगी तो आप बताएंगे कि 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में जो भाग है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब हम अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम जो है 6 मौलिक अधिकार जो हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकारों को हम देखेंगे कि कैसे समानता का अधिकार है, कैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, कैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले ये जो की पॉइंट है इसको हम लोग देखेंगे और समझते चलेंगे। तो जब आपने पढ़ा होगा इतिहास में, नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में, तो वहाँ पे सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की गई थी कि भाई जो हमारे देश के नागरिक होंगे वो उनको कुछ अधिकार देना चाहिए। ये मूल अधिकार है, बिना इसके व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। तो कम से कम इतने अधिकार तो मिलने ही चाहिए लोगों को। तो उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। पूछा जाएगा कि सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कहाँ की गई, तो आप बताएंगे नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था और मांग हुई थी। कहाँ? कराची अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने। लेकिन इस मौलिक अधिकार का जो प्रारूप बनाया गया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन बने हैं। और क्या है, अब हम आ जाते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, वो हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं हम लोग। राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के दावे। ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो बता रहा है ये पॉइंट कि राज्यों के कठोर जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। विधानमंडल आप देखे होंगे 3 पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधान बनाती है, नियम कानून बनाती है। कार्यपालिका उस नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है। और उस नियम कानून में अगर व्यक्ति के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित या उनके और कुछ जो अधिकार हैं उनके खिलाफ अगर कुछ विधान बनाया जाता है, कुछ नियम कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी अथवा तो न्यायपालिका बैठी है। वो देखती है कि अगर विधानमंडल में नागरिकों के खिलाफ अथवा तो नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ कुछ नियम कानून बनाए जा रहे हैं और कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो उतने नियम कानून न्यायपालिका खारिज कर देती है कि ये नियम कानून अवैध हैं, फिर से नियम कानून बनाइए। तो इस वजह से नागरिकों का संरक्षण हो रहा है। और ये अधिकार जो हैं, ये अधिकार वही बताया गया है कि राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। अगर ये मौलिक अधिकार ना होते तो हम दावा कहाँ करते? विधानमंडल में कोई नियम कानून बना, हम पे थोप दिया जाता। लेकिन जब विधान बनेगा, नियम कानून बनेंगे, तो
इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ऐसे नियम कानून बनाए जाएं कि मौलिक अधिकारों के जो नियम कानून हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके खिलाफ नियम कानून ना बने। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अथवा तो न्यायपालिका उतने जो नियम कानून है उस सीमा तक उसको खारिज कर देगी। यही बात कह रही है कि राज्यों के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। नागरिकों के दावे हैं क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? दूसरी बात है, कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करती है। कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करती है। जैसे अब आप देखेंगे कि जो नियम कानून बने हैं अथवा तो विधानमंडल है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य विधानमंडल हो, वो तानाशाह ना हो जाए, अपनी मनमानी ना करे, नागरिकों के ऊपर ऐसे नियम कानून ना थोपे कि जिससे किसी व्यक्ति का या किसी धर्म का, किसी जाति विशेष की हानि हो। इस वजह से बताया गया है कि तानाशाही ना हो पाए विधानमंडल, और जो राज्य नियम कानून बनाएंगे वो अधिकार, व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ नियम कानून नहीं बनाएंगे। यही बात कह रही है कि और सरकारें तानाशाह ना हो जाए और ऐसे नियम कानून बनाए जो व्यक्तियों के अथवा तो नागरिकों के हित में हो। यही बात हो रही है। तीसरी बात क्या है? संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। संविधान के द्वारा गारंटी दी जाती है और इसकी सुरक्षा दी गई है। कहाँ बात हुई है भैया? संविधान में। संविधान में बताया गया है कि नियम कानून ऐसे बने जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करें, इसके हनन की बात ना हो। और क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कैसे? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में जाएंगे। न्यायपालिका में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 के द्वारा। आर्टिकल 200, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, आर्टिकल 226 के द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायपालिका में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर जाए हैं आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट जाएंगे 226 के द्वारा, तो आपका संरक्षण करेगी कौन? न्यायपालिका। यही बात यहाँ बताई गई है। और क्या है? ये मौलिक अधिकार जो हैं वो असीमित नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि मौलिक अधिकार असीमित हैं, हम चाहे जो करें, जैसा मन करेगा वैसा जीवन जिएंगे, जैसा मन करेगा वैसा उपद्रव करेंगे, तो ये नहीं है। उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उसके लिए भी कुछ नियम कानून है ताकि आदमी स्वच्छंद ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने मन के हो जाते हैं, जब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो आप कई बार सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये आपके खिलाफ और आपके परिवार के खिलाफ और आपके समाज के खिलाफ जो चीज़ें आपको स्वतंत्रता दे दी जाती हैं इतनी कि आप स्वच्छंद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज के हित में नहीं होता और आपके हित में भी नहीं होता। आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप सोचते हैं कि नहीं हम स्वच्छंद हो गए हैं, अब चाहे जो करें, लेकिन आप पाएंगे थोड़े समय के लिए कि आपके परिवार वालों ने, आपके समाज वालों ने जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जो आपको एक कहते हैं ना कि एक समाज में बांधने का काम किया है, तो जब आप बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि नहीं हम स्वच्छंद हो गए। यकीन मानिए अब आपकी बर्बादी में सबसे बड़ा कारण वही होता है कि जब आप बाउंडेशन से बाहर निकल जाते हैं और एकदम स्वच्छंद हो जाते हैं और थोड़ा सा अपने कर्तव्यों के प्रति अगर जागरूक नहीं हुए, तो यकीन मानिए कि विनाश होना तय है। अगर आप नहीं संभले तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगी। आप ऐसे सोचिए कि जब आप विद्यालय जाते हैं, आप बचपन में देखे होंगे कि जब विद्यालय जाते थे तो आपको लगता था कि नहीं विद्यालय जाना ठीक नहीं है, मारपीट के घर से भेजा जाता था, तो वो आपके हित में था। आज समझ में आता होगा कि नहीं विद्यालय जाना कितना इम्पोर्टेंट था। आज जब एक एक चीज़ें पढ़ाई में आपसे कोई कुछ नहीं कहता कि आप पढ़िए, अब आप खुद से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अब आपको समझ में आता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। अब आपको समझ में आता है पढ़ाई का महत्व क्या है। तो वही बताया गया है कि आपके अधिकारों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दे दी गई है कि आप चाहे जो करें। उसके लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं, उसको मर्यादित किया गया है। तो वही बात यहाँ हो रही है।
फंडामेंटल राइट्स का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ठीक है। और ये असीमित नहीं है, क्या मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और बट वाद योग्य है। अब इसका क्या मतलब है, असीमित नहीं है का क्या मतलब भैया? आपने देखा होगा कि हमारे पास कितने हैं मौलिक अधिकार, 6 हैं, 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये जो है इस पे भी युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है। आप आगे पढ़ेंगे जब 14 की बात होगी, 15 की बात होगी, तो लगभग जगहों पे कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वही बात कर रहा है कि ये असीमित नहीं, यानी कि इसकी भी एक सीमा है। और क्या है, ये वाद योग्य है। वाद योग्य क्या है, मतलब कि अगर इसका उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ यहाँ अपील करेंगे। तो इतनी बातें हैं कि वाद योग्य है, इस पर डिबेट हो सकता है, इस पर बातें होंगी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इतनी बातें हैं। और क्या है, संसद द्वारा इसे कम किया जा सकता है, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को कौन कम कर सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद। तो आपका आंसर होना चाहिए संसद। नियम कानून बना के इसको कम किया जाता है समय समय पे, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो संसद द्वारा कम किया जाता है, अथवा तो इसे समाप्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो क्या कभी पहले हुआ है? हाँ हुआ है। कब हुआ है? तो वही बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे 44वां संविधान संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, 78 में। क्या हुआ इसमें? आपने देखा होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में उसे हटा के अनुच्छेद 301A, आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो आप देखेंगे उसको कि वो अब विधिक अधिकार है। ये जो है मौलिक अधिकार नहीं, अब वो विधिक अधिकार है। तो यही बात की गई कि संशोधन इसमें किया जा सकता है, कम और ज़्यादा किया जा सकता है। और क्या है भैया, कुछ नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप देखे होंगे, हमने ऊपर बताया कि राज्यों के खिलाफ है, सरकारों के खिलाफ है। तो ये निगेटिविटी कह सकते हैं कि ये नकारात्मक है। किसी के खिलाफ, राज्य सरकार के या विधानमंडल के ये खिलाफ हो, और मौलिक अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल के खिलाफ माना गया है कि राज्य स्वच्छंद न हो जाए, चाहे जो नियम कानून न बनाए। इस वजह से इसको बताया गया कि ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। और कुछ सकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। कैसे? नागरिकों के दावे हैं, नागरिकों के लिए पॉजिटिव ये रोल अदा करता है, इस वजह से ये सकारात्मक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, तो आप यही टिक करेंगे। चलिए, और क्या है? हाँ, ये एक पॉइंट लिखा गया है कि ये न्यायोचित है, न्यायोचित है। हमने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर इसका हनन होता है तो आप जा सकते हैं, और इसमें जो है आपको न्यायालय में जाने का अधिकार है। यही बात की गई है कि ये न्यायोचित है। वही बताया गया है कि आर्टिकल 32 और 226 में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं इसके हनन होने पर। और क्या है भैया, आपातकाल में क्या स्थिति होगी इसकी सॉरी, आपातकाल में क्या होगा भैया? आपने देखा होगा कि जब आपातकाल राष्ट्रपति साहब लगाते हैं 352, 356 और 360 के थ्रू, आपातकाल की स्थिति में इन मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है कि क्या होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जीवन जीने, उस बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। हम पढ़ेंगे जब उसको अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ हवा पाने का अधिकार है, और स्वच्छ जल ग्रहण करने का अधिकार है। बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं, तो हम देखेंगे उसको। अभी बात कर रहे हैं कि आपातकाल में क्या होता है कि आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। 19(1)A, B, C, D ऐसे करके 6 दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो समाप्त नहीं हो सकते आपातकाल की स्थिति में भी। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। पूछा जाएगा कि आपातकाल की स्थिति में कौन से आर्टिकल स्वतः समाप्त हो जाते हैं, तो आप बताएंगे 19। कौन से समाप्त नहीं हो सकते हैं, तो आप बताएंगे 20 और 21। क्लियर? चलिए, और क्या है,
सेना, पुलिस और जो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि सेना है, पुलिस है और सशस्त्र बल है, इन सब के बारे में बताया गया कि संसद इनके ये मौलिक अधिकारों का हनन जब हो रहा हो इनके, ऐसा नहीं है जब युद्ध की बात हो, आप इमेजिन करिए कि युद्ध की बात हो रही हो, पुलिस भाग रही है, वहाँ से दंगे हो रहे हो, पुलिस भाग रही करी हम नौकरी छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वही बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दावे नहीं कर सकते। कब और किसके ऊपर? तो सेना है, पुलिस बल है, सशस्त्र बल है, इन सब के बारे में संसद प्रतिबंध लगाएगी। संसद प्रतिबंध लगा सकती है। वो आर्टिकल क्या है, किसके थ्रू? आर्टिकल 33 के थ्रू प्रतिबंध लगा सकती है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा क्यों किया गया? पता चला कि युद्ध हो रहा हो या फिर कहीं पे विद्रोह हो गया हो और जिनको भेजा जा रहा हो वो कह रहे हैं कि नहीं हम रिजाइन दे रहे हैं, तो वो देश की अस्मिता और के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस वजह से संसद उनके लिए नियम का, खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये मौलिक अधिकारों के हनन ऐसा ना हो कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है हमारे आर्टिकल 33 के द्वारा। तो इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। और क्या है अब इसमें पढ़ना? अब आता है मेन चीज कि अब और क्या पढ़ना है इसमें, अब और क्या पढ़ना है इसमें। तो आप देखे होंगे हमने बताया कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। और उसमें कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और क्या है भैया? 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, है ना। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब आज तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, तो अगले वीडियो में हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते चलेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में क्या है, तो राज्यों के जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप ऐसा नियम कानून ना बनाइए कि हमको उतनी सीमा तक सीमित कर दिया जाए, कर देना पड़े। और इसी वजह से आर्टिकल 13 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि विधानमंडल ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, नहीं तो उतनी सीमा तक उसे समाप्त कर देंगे हम। ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में, आर्टिकल 13 कहता है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 18 उसके बाद 19 से 22 तक। हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही रखिए, है ना। और अगले वीडियो में हम चीज़ों को देखेंगे और एक एक चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन ना जाए और यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाए इकट्ठा कंपाइल तरीके से। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।